वेलकम टू आई एस पी सी एस एस्पेंट चैनल। टुडे इज़ 4 जुलाई और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है बेसिकली आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम वो सारे न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे जिसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा और जिसका बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा एक्चुअली। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। 4 जुलाई द हिंदू। राइट, तो ये आपका द हिंदू न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ होंगे उसको हम लोग स्किप करेंगे। और जो हमारा न्यूज़ है एक्चुअली ये न्यूज़ है हमारा जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड द अनसंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलूरी सीतारामा राजू। ठीक है, तो अलूरी सीतारामा राजू ये इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। इसका प्रधानमंत्री मोदी 125वां बर्थ एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। बर्थ एनिवर्सरी इस बार मना है एक्चुअली। ठीक है, अलूरी सीतारामा राजू इनको ये बेसिकली आपका रंपा रिविलियन से, इनको रंपा रिविलियन के लीडर हैं, रंपा रिविलियन। तो आइए चलिए हम लोग जानना चाहते हैं अलूरी सीतारामा राजू के बारे में। तो ये है आपके अलूरी सीतारामा राजू। ठीक है, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप। ओके, तो बेसिकली ये लीडर किसके हैं आपके? रंपा रिविलियन। तो यहाँ पूछ सकते हैं आपका रंपा रिविलियन के लीडर कौन है? तो अलूरी सीतारामा राजू है। इनको मनियम रिविलियन से भी बोला जाता है आपको, मनियम रिविलियन, रंपा रिविलियन या मनियम रिविलियन 1922 का है। इनका एक निकनेम है मनियम विरिडू। मनियम विरिडू इसका मतलब होता है हीरो ऑफ द जंगल। ठीक है, तो ये आपके इंडियन रेवोल्यूशनरी हैं। इन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आर्म्ड रिवोल्यूशन किया था बेसिकली। तो रंपा एक जगह है, यह पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रंपा, और वहीं पे स्टार्ट हुआ आपका रंपा रिविलियन। रीज़न क्या था बेसिकली आपका कि मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी। उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट में आदिवासी रहते थे उनका जो मूवमेंट था उसको रोक दिया बेसिकली। तो आदिवासी लोग किस पे, आदिवासी लोग फॉरेस्ट में क्या करते थे बेसिकली आपके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि फॉरेस्ट में मिलता है, जैसे है ना हनी हो गया आपका, या कुछ कंदमूल टाइप का हो गया आपका, बांस हो गया, तो ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो इस पे क्या गए, इसके मूवमेंट पे, आदिवासी के मूवमेंट पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ पोडू सिस्टम को बैन कर दिया गया। ठीक है, पोडू सिस्टम क्या होता है बेसिकली आपका, ये है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। राइट, इसमें क्या होता है पोडू सिस्टम में कि जंगल का एक एरिया को क्लीन करके उस पर एग्रीकल्चर करना, ये आदिवासी लोग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ठीक है, तो और साथ ही साथ क्या किया, गवर्नमेंट को रेलवे और शिप के लिए क्या चाहिए होता है, टिम्बर की ज़रूरत पड़ता है। तो टिम्बर की ज़रूरत के लिए उन्होंने फॉरेस्ट का यूज़ किया कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो ये सब चीज़ मिल कर के है ना, जो वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने आर्म्ड रिविलियन कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, और उसके लीडर कौन थे आपके रामा राजू, जिनको सीतारामा राजू, अलूरी सीतारामा राजू। ठीक है, इनका एम क्या था कि ब्रिटिश को ईस्टर्न घाट से निकाल फेंकना थ्रू द गुरिल्ला कैंपेनिंग्स। तो बेसिकली जो रिविलियन हुआ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ और कुछ मुटेदार्स मिल गए थे। मुटेदार्स क्या होते हैं बेसिकली, मुटेदार्स होते हैं आपके हिली एरिया में टैक्स कलेक्शन करने वाले, हिली एरियाज में टैक्स कलेक्ट करते हैं बेसिकली आपके मुटेदार्स। ये ब्रिटिश राज के पहले से ही ये इनका हेरिडिटरी ये टैक्स कलेक्ट करते हैं बेसिकली मुटेदार्स। ठीक है, शुरुआत में मुटेदार्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते थे, क्योंकि ये टैक्स कलेक्ट करते थे और ट्राइबल कम्युनिटीज़ टैक्स देना नहीं चाहती थी, तो खिलाफ थे बेसिकली। लेकिन ब्रिटिश राज आने के बाद क्या हुआ, ये जो मुटेदार्स हो गए ये भी आपके ट्राइबल कम्युनिटी के साथ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ब्रिटिश राज में क्या हुआ, मुटेदार्स जो टैक्स कलेक्ट करते थे, अब वो टैक्स कलेक्ट करने कौन लग गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी उनके अधीन आ गया। तो इनका जो पावर था वो पूरा के पूरा छीन लिया गया। तो मुटेदार्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ मिल करके है ना, सीतारामा राजू को, अलूरी सीतारामा राजू को अपना लीडर मान करके
ना, ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। तो 1922 से 1924 के दौरान, ठीक है, अलूरी सीतमा राजू उन्होंने बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे रेड किया था उन्होंने बेसिकली, है ना, उन्हें लूटा था बेसिकली। और लूटने के बाद उन्होंने क्या किया बेसिकली, वहाँ पे एक नोट छोड़ जाते थे वो, और उसमें बताते थे कि उन्होंने क्या क्या सामान पुलिस स्टेशन से लिया है, और चैलेंज भी करते थे पुलिस स्टेशन को कि अगर आप रोक सको तो रोक लो, ठीक है। इस तरह के थे अलूरी सीतमा राजू, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको पीछे लग गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 2 साल तक, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको खोजती रही, उनके रिविलियन को दबाती रही, और करीब उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के 40 लाख रुपए खर्च हो गए सिर्फ 2 साल में। उस जमाने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद 1924 में चिंतापले फॉरेस्ट में उनको पकड़ा गया, ठीक है, कैच कर लिया गया सीतमा राजू को, और उनको पेड़ के साथ बांध करके उनको एग्जीक्यूट करा दिया गया। तो ये है हमारे सीतमा राजू, अलूरी सीतमा राजू, इंडियन रेवोल्यूशनरी हैं। इन्होंने आर्म्ड रेवोल्यूशन किया था आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और गवर्नमेंट ने उनके ट्रिब्यूट में स्टैम्प भी जारी किया है आपका। तो ये आपका स्टैम्प भी है, ठीक है। तो इस बार गवर्नमेंट ने कितने उनका एनिवर्सरी मनाया है, 125वां एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी आपका, ठीक है, 125वां बर्थ आपका एनिवर्सरी मनाया गया है। तो यहाँ पे हो गया हमारा रंपा रिविलियन या मनियम रिविलियन खत्म। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ, एडिटोरियल्स हम स्किप कर रहे हैं। एडिटोरियल्स के लिए हमारा आता है वीकली एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है। उसके अंदर हम लोग कवर करते हैं अपना जितने भी इम्पोर्टेंट, एक वीक के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे वो सारे हम लोग उस वीकली एडिटोरियल एनालिसिस में कवर करेंगे। उसको हम इस पर्टिकुलर डेली न्यूज़ एनालिसिस में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आपका एक डेटा पॉइंट है जो द हिंदू में छपा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मेजरिंग इंडियाज प्लास्टिक प्रॉब्लम। तो इंडिया एनवायरनमेंट 2022 का रिपोर्ट निकला है, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि जो मल्टी लेयर पैकेजिंग होता है उसमें जो इंडिया का जो शेयर है वो 35% है। मल्टी लेयर पैकेजिंग बेसिकली दे आर नॉन रिसाइक्लेबल, इसको रिसाइक्लेबल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, कमर्शियल स्केल पे, और इसका शेयर बहुत ज़्यादा है, 35% शेयर है इसका, है ना। ये मल्टी लेयर पैकेजिंग आपका पैकेजिंग में आपका यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। ये प्लास्टिक का बना होता है और पैकेजिंग में यूज़ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा शेयर है मल्टी लेयर पैकेजिंग का। उसके बाद उसके नीचे है आपका 31% हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि आपका प्लास्टिक बैग जिससे बनता है, तो वो होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसका 31% शेयर है। ये भी आपका रिसाइक्लेबल नहीं होता जल्दी, है ना। उसके बाद है आपका, उससे कम है 14% आपका शेयर है पीपी का, जिसका नाम है पॉलीप्रोपिलीन आपका क्या होता है, हाई टेम्परेचर झेल सकता है बेसिकली, ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिसका यूज़ होता है टप्परवेयर बनाने में, कार के पार्ट बनाने में, थर्मल वेस्ट बनाने में, ठीक है। तो ये पॉलीप्रोपिलीन है। उसके बाद है आपका पीईटी है आपका पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट, है ना। इसका आपका यूज़ होता है बेसिकली फूड या ड्रिंकिंग पैकेजिंग बनाने में पर्पसेस में। ये आपका रिसाइक्लेबल है, आपका पीईटी आपका रिसाइक्लेबल है। एचडीपी है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ये भी आपका रिसाइक्लेबल है, इसका परसेंटेज भी 7% है, ठीक है। ये आपका मिल्क जग्स हो गए, ग्रोसरी बैग्स हो गए, बिन्स हो गए, इस तरह की चीज़ बनाने में होता है। और 1% है आपका पॉलीस्टीरीन बेसिकली आपका सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है आपका पॉलीस्टीरीन। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है आपका। इसमें आप जो कप बनाते हैं, एक कार्टून होता है, डिस्पोजेबल डिनर वेयर होता है, ये सारे आपके पॉलीस्टीरीन का बना होता है। तो इंडिया का प्लास्टिक वेस्ट शेयर था जो आपने डिस्कस कर लिया यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे आपका एक ग्राफ दिया हुआ है बेसिकली आपका, है ना। और इसमें आप देखिए पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, ये आपका क्या है, शेयर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, है ना, नीदर रिसाइकल्ड नॉर बर्न्ड। तो तेलंगाना का शेयर आपका देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये आपके इस पर्टिकुलर यहाँ पे ये पड़ रहा है, ये इसका प्लास्टिक ना तो रिसाइकल किया गया ना तो बर्न किया गया है, ठीक है। और जो प्लास्टिक जनरेट करता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, गुजरात, है ना, वो आपका सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट करता है वहाँ पे। एक होता है मिसमैनेज्ड वेस्ट।
मिसमैनेज वेस्ट का मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, ऐसे वेस्ट जो क्या होता है जिसको मैनेज नहीं किया गया है और वो डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पे, ओशियंस में, ठीक है, या उसका हाई चांस होता है ओशियन में जाने का। तो ऐसे वेस्ट को हम लोग बोलते हैं मिसमैनेज वेस्ट। किस कारण जा सकता है, विंड्स के हो सकता है, या फिर टाइडल ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है ना। तो या फिर आपका हो सकता है आपका कोस्ट लाइन में, है ना, वाटरवे के थ्रू हो सकता है आपका, ठीक है, जैसे नदियों के थ्रू या नहरों के थ्रू, ऐसा कर करके आपको ओशन में चला जाता है ऐसे प्लास्टिक्स। इसको बोलते हैं मिसमैनेज वेस्ट प्लास्टिक्स। और इंडिया लगभग पर पर्सन 9.5 kg प्रोड्यूस करता है पर ईयर। एक इंसान एक साल में 9.5 kg मिसमैनेज्ड वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे कम प्रोड्यूस करने वाले जो मिसमैनेज्ड वेस्ट कंट्रीज़ कौन कौन होंगे, यूरोप की कंट्रीज़ हैं बेसिकली, जो सबसे कम पैदा करते हैं मिसमैनेज्ड वेस्ट। और आपके हो गया ऑस्ट्रेलिया भी हो गया आपका, और आपका हो गया कनाडा और नॉर्थ अमेरिका। तो ये वाली रीजन हो गई पूरी, ये आपके लो आपके मिसमैनेज वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे हाई कौन करता है, आपका साउथ अमेरिका का रीजन हो गया और अफ्रीका का रीजन हो गया। ये आपके हाई मिसमैनेज्ड वेस्ट प्रोड्यूस करने वाले हो गए। और मीडियम मिसमैनेज वेस्ट प्रोड्यूस करने वाले हो गए इंडिया चाइना वाले रीजन, ठीक है, ये वाले रीजन हो गया। और कुछ हो गया आपके ये म्यांमार, है ना, सिंगापुर, थाईलैंड, ये वाले रीजन होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा था उसको हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, राइट, स्ट्रेन्स ऑन इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है। तो इंडिया रशिया के साथ क्या डिफेंस कोऑपरेशन है, बेसिकली हमारा जो आर्म्स इंपोर्ट करते हैं या डिफेंस के रिलेटेड जो सामग्री हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से, वो बेसिकली हमारा 60%, मोर देन 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं रशिया से बेसिकली। तो रशिया यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, आपका वॉर चल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा था कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जो आपका डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया रशिया के बीच में, और जो डिलीवरी देना होता है रशिया को इंडिया को, वो टाइम पे दे पाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वॉर डिले हो जाता है डिलीवरीज में। जैसे S-400 में भी कुछ 1-2 महीने का आपका डिले हो गया था आपका, है ना। तो जो डिफेंस एनालिस्ट है वो बार बार उनको ये प्रॉब्लम उनको सता रहा है बेसिकली, कि अगर ये वॉर अगर ऐसे लंबा चलता रहा तो रशिया हो सकता है आगे जाके, है ना, टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये बेसिकली आपका न्यूज़ है आपका। और रशिया अभी, क्योंकि रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ है ना, अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के रखा है रशिया पे। तो रशिया को स्विफ्ट जो बैंकिंग सिस्टम होता है ना, जिससे ट्रांजैक्शन होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उससे बाहर निकाल दिया गया रशिया को, ठीक है। तो अब रशिया के साथ ट्रांजैक्शन कैसे किया जाएगा, तो रशिया और के ट्रांजैक्शन करने के लिए इंडिया और रशिया के बीच में रुपए रूबल अरेंजमेंट किया गया एक, ठीक है, रुपए रूबल अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। इससे आपका ट्रांजैक्शन होगा आपका रशिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। यह है बेसिकली अगर तो इंडिया और रशिया के बीच कौन कौन से डील चल रहे हैं बेसिकली आपके, एक तो S-400 का डील है ना, और आपका है AK-203 राइफल्स बनाने का डील हो गया। साथ ही साथ आपका हो गया T-90 टैंक्स का डील है, T-90S टैंक्स, उसके जो एमुनेशंस लगते हैं उसका डील है आपका, ठीक। तो ये सब डील है जो है अभी। और कुछ डील हैं जो बेसिकली आपके क्या हो गए, आपको क्या कर दिया, उसको डिफर्ड कर दिया गया। ऐसे डील को डिफर्ड कर दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना, उसको खारिज करने की बात की जाए। जैसे आपका हो गया 21 MiG-29, 21 MiG-29, और उसके मेंटेनेंस थे कुछ 59 MiG-29 का मेंटेनेंस, उसको डिफ़र कर दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। साथ ही साथ आपका K-226T करके है आपका, है ना, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, इसको भी डिफ़र कर दिया गया, क्योंकि इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने बना लिया है खुद का, तो इसलिए इसको भी डिफ़र कर दिया गया। साथ ही साथ K-31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स को भी, डील को भी आपको डिफ़र कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के डील्स हैं कुछ जो इंडिया और रशिया के बीच में हो रहा है, उसको कुछ डील को डिफर कर दिया, कुछ डील पेंडिंग में है आपका, कुछ डील आपका मतलब चल रहा है उस पर काम, या कुछ डील, है ना, ठीक है। और इसको पेमेंट को करने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, रशिया और रूबल अरेंजमेंट के तहत ये सारे आपका डील को
फुलफ़िल किया जा रहा है। तो यहीं पे ये न्यूज़ का एनालिसिस बस इसमें इतना ही था। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, द फंक्शन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्यों चल रहा है अभी? क्योंकि आपके राजस्थान उदयपुर में एक कन्हैयालाल जो टेलर है उनका निर्मम हत्या कर दिया गया है। ठीक है, तो उस पर अभी NIA इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो हमें ये जानना है, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से उसे ये रिलेवेंट है कि NIA होता है क्या है, ठीक है, इसका गठन क्यों किया गया है, इसका गठन कब किया गया था, इसके अंदर क्या क्या ऑफेंसेस आते हैं, इसका जुडिक्शन कहाँ तक है ना। तो ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये बेसिकली आपका सेंट्रल एजेंसी है। इसका काम क्या है बेसिकली, ये वो ऐसे ऑफेंसेस जो आपके भारत का सोवरेनिटी सिक्योरिटी के रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हो गए उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करेगा। या कोई ट्रीटी हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया, कोई कन्वेंशंस हो गए, है ना, जो या रेजोल्यूशन हो गया यूनाइटेड नेशंस का, उसके रिलेटेड जो भी अगर होंगे उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम आपका NIA करेगा। ठीक है, इस एजेंसी का पावर है आपका सर्च करने का, सीज़ करने का, अरेस्ट करने का, प्रोसिक्यूट करने का पावर है। ठीक है, जो भी ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको सर्च कर सकता है, सीज़ कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, प्रोसिक्यूट भी कर सकता है आपका। NIA कब आया था बेसिकली? NIA आया था 26/11 के मुंबई अटैक के बाद, उसको गठित किया गया। ठीक है, 26/11 मुंबई अटैक 2008 में हुआ था, नवंबर के 2008। उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए NIA का गठन किया गया था। इसके अंदर किस तरह के ऑफेंसेस आते हैं? NIA के अंदर जो ऑफेंसेस आते हैं उसको बोला जाता है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। ठीक है, शेड्यूल्ड। तो इसके अंदर आपके एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट आ गए, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, एंटी हाईजैकिंग, ठीक है, सेफ्टी फॉर सिविल एविएशन एक्ट हो गया, सपरेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया, मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स प्लेटफॉर्म्स ऑन सेल्फ एक्ट हो गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इंडियन पिनल कोड रिलेटेड ऑफेंसेस, आर्म्स एक्ट हो गया और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया। ये सारे जो हैं आपके, ये सारे शेड्यूल ऑफेंसेस हैं। अब इसके अंतर्गत अगर कोई ऑफेंसेस, कोई अगर सिटीज़न या फिर कोई पर्सन अगर कोई ऑफेंस करता है या क्राइम करता है तो उस पर NIA इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, वो उसके जुडिक्शन के अंदर आ जाता है। तो NIA का जुडिक्शन कहाँ तक है? NIA का जुडिक्शन पूरे ओवर इंडिया में होता है। साथ ही साथ ऐसे सिटीजन जो बाहर रहते हैं यानी कंट्री के बाहर, उन पे भी NIA का जुडिक्शन काम करता है। यानी कि होल ऑफ इंडिया और सिटीज़न जो बाहर रहते हैं कंट्री से, उस पर भी NIA का जुडिक्शन होता है। ठीक है, ऐसे पर्सन जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है उस पर भी NIA का जुडिक्शन होगा। ऐसे पर्सन जिस वो शिप में काम कर रहे हैं या एयरक्राफ्ट में काम करते हैं और वो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, उस पर भी होगा NIA का जुडिक्शन। और ऐसे पर्सन्स, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है आपका, ऐसे पर्सन्स जो कि आपका शेड्यूल ऑफेंस कमिट करते हैं किसी इंडियन सिटीजन के खिलाफ। ठीक है, ऐसे पर्सन्स जो कि शेड्यूल ऑफेंसेस, जो हमने अभी ऊपर में डिस्कस किया शेड्यूल ऑफेंसेस, वो कमिट करते हैं किसी इंडियन सिटीजन के खिलाफ, तो भी उसके खिलाफ NIA जुडिक्शन होगा। तो NIA प्रोब कैसे करता है? बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, जब भी कोई एक पुलिस स्टेशन में शेड्यूल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड होता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको रेफ़र कर देगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, फिर NIA को आदेश देगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, सारे का सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा NIA को। ठीक है, अगर कोई शेड्यूल ऑफेंस इंडिया के बाहर भी होता है तो उस पर भी NIA इन्वेस्टिगेशन करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी परमिशन देती है। ठीक है, तो यहाँ पे था NIA के बारे में और NIA हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, बियॉन्ड मेल एंड फीमेल द राइट टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो एडम हैरी करके हैं जो कि पहला ट्रांसजेंडर थे जिन्होंने ट्रेनी पायलट थे ना, एज ए ट्रेनी पायलट उन्होंने पहला ट्रांसजेंडर वो थे बेसिकली आपका। तो उनको वहाँ से निकाल दिया बेसिकली। किस बेसिस पे निकाला? उनको बोला गया कि वो हार्मोन थेरेपी पे हैं। ठीक है, इस बेसिस पे उनको निकाल दिया गया। तो इस पर एक आर्टिकल है आपका जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और यूनियन ऑफ इंडियन जजमेंट के बीच में इंडिया के जजमेंट हुआ था। ठीक है, तो वो बेसिकली आपके थर्ड जेंडर पे था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है वो हम देखते हैं बेसिकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है बेसिकली, है ना, ट्रांसजेंडर का जो डेफिनेशन है, एक ब्रॉडर डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। इसमें ऐसे पर्सन जो इंक्लूड होते हैं जिनका आइडेंटिटी नहीं होता है सेक्स के साथ। ठीक है, असाइन टू देम एट बर्थ, यानी बर्थ के समय उनका सेक्स असाइन नहीं किया जा सकता। जैसे कोई होता है मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, तो उसका एक
सेक्स बर्थ के समय उसको असाइन कर दिया गया, अच्छा दिस इज़ मेल दिस इज़ फीमेल। लेकिन ट्रांसजेंडर का ऐसा नहीं होता, ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिफाई नहीं किया जाता बर्थ के समय। तो ऐसे लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट का जो डेफिनेशन रखा है अपने ट्रांसजेंडर का, वो एक ब्रॉडर व्यू में रखा है। तो दैट इज़ ए वेरी ये एक अच्छा संकेत है, ठीक है। तो सुप्रीम जो अभी जो एनएलएसए का जो जजमेंट हुआ है बेसिकली, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या है अफर्मेशन, उसमें बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हायरार्की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई हायरार्की नहीं है, सुपर ह्यूमन, लेसर ह्यूमन, नॉन ह्यूमन करके, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सारे के सारे ह्यूमन एक जैसे ही हैं। और जो आपका जो ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको क्योंकि मेल और फीमेल वो में नहीं आते हैं बेसिकली, तो उनको कंपेल भी नहीं किया जाएगा कि उनको मेल या फीमेल के अंतर्गत आने के लिए, उनको कंपेल भी नहीं कर सकते। और बिकॉज उनको डिजिग्नेट नहीं किया गया है उनको जेंडर, राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो भी राइट टू इक्वालिटी एंड लाइफ के तहत जो भी उनको उनका जो हक है उनको छीना जा रहा है, तो वो भी उनको दिया जाना चाहिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली, क्योंकि उनको उनका जेंडर आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जेंडर आइडेंटिटी तो क्या हो रहा है, उनको एडुकेशन में उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है, उनको हेल्थ केयर में एक्सेस नहीं मिल रहा है, उनको पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके वोट के आधार पे, उनके एम्प्लॉयमेंट के आधार पे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पे, कि जहाँ जहाँ आपको लिखा हो रहता है कि सेक्स मेल या फीमेल, राइट, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, है ना, वहाँ पे तो भर नहीं सकते ना आप, वहाँ पे तो फिलअप ही नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है, आपका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रांसजेंडर को भी वो सारे राइट्स होते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को होते हैं, वो सारे राइट्स भी ट्रांसजेंडर को भी होंगे बेसिकली, ठीक है। तो जो एनएलएसए का डिसीजन था उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, रिकॉग्नाइज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉट ओनली जेंडर बट ऑल्सो ऑफ द सेक्स एज समथिंग दैट इज परफॉर्म रादर देन बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये न्यूज़ में बस इतना ही है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियंस कैन गेट 10 लाख फ्रॉम रिलेटिव्स अब्रॉड, ठीक है। होम मिनिस्ट्री अमेंड किया FCRA रूल्स। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल के तहत, रेगुलेशन के तहत, है ना, अभी इंडियंस को कम से कम 1 साल के अंदर 10 लाख वो एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने रिलेटिव से, ठीक है। और अगर 10 लाख से ऊपर अगर जाता है तो अथॉरिटी को 90 दिनों के अंदर उसको सूचित करना पड़ेगा। ये न्यूज़ है बेसिकली। हमें जानना है कि FCRA रूल्स होता है क्या है, FCRA है क्या एक्चुअली, वो हमारे लिए काम का है। तो FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दिस इज़ द थिंग। यहाँ से आपका सवाल बनेंगे UPSC के अंदर। तो बेसिकली ये इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो गृह मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो FCRA में क्या होता है बेसिकली, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इसमें क्या होता है, जो कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे NGOs हो गए, उनको फॉरेन फंडिंग किया जाता है, राइट। तो वो फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं, तो लेने के लिए लेंगे, लेकिन उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो रजिस्ट्रेशन वो हर 5 साल करना पड़ेगा उनको, मतलब आज किए, आज से 5 साल के बाद फिर से उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और FCRA रूल को अमेंड किया गया, तभी वो भी जितने भी वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो रिसीव करते हैं और जितना यूटिलाइज़ करते हैं, उसको हर 3 महीने पे उनको क्या करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा या FCRA के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एंट्री हो गया। साथ ही साथ कौन ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, ऐसे पर्सन जिनका अपना डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट इकोनॉमिक, एजुकेशन, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम चल रहा हो, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, लेकिन उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। साथ ही साथ उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का पीरियड परमिशन लेना पड़ेगा। तो कौन ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं इलेक्शन कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। MLA हो गया, MP हो गया, उनको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गया, कोई ऑफिसर्स बियर हो गया, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर का हो, है ना, कोई भी कॉलमनिस्ट हो गया, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर, ऐसे हो गए जो न्यूज़पेपर रिलेटेड हैं, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एग्जाम में इस पे आपके आ सकता है, UPSC में इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम कर देता है आपको, ये कौन ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। जज हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के रिलेटेड जो भी मीडियाज़ हो गए आपके, है ना, मीडिया जो भी हो गया आपके, है ना, वो आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं एक्सेप्ट कर सकता।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल अमेंडमेंट बिल 2020 में क्या हो गया, अभी जितने भी NGOs हैं उनको अपना आधार नंबर राइट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पावर है कि समरी इंक्वायरी भी करवा सकती है। ठीक है, तो हमने FCRA के बारे में भी जान लिया। और न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया इंडियंस के लिए अभी, है ना। यानी अभी आप FCRA के तहत 10 लाख हर सालाना आप अपने रिलेटिव जो आपके फॉरेन में रहते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली बंगाल सेंटर ओज MG नरेगास फंड टू मेनी अदर स्टेट्स टू। तो यहाँ पे हमारा ये सारे न्यूज़ तो आपका पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन MG नरेगा आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो MG नरेगा क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है आपको, इसमें आपको मिलता है 100 डेज़ का काम। ठीक है, 100 डेज़ का काम मिलता है। ये आपका राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क गारंटी करता है आपका ये MG नरेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 5 किलोमीटर के अंदर आपको काम मिलेगा। ठीक है, अगर आपको 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिलता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेगा आपको। ठीक है, 15 दिन के अंदर काम आपको नहीं मिलता है तो। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करता है आपको ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत इसको इम्प्लीमेंट कराता है आपको। इसमें क्या होता है, जितने भी हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड्स में से जो अडल्ट मेंबर हैं, अडल्ट मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली वुमेंस के लिए 1/3 जो जॉब है वो सिक्योर है। वुमेंस के लिए 1/3 जॉब क्या है, सिक्योर करके रखा गया मनरेगा के तहत या MG नरेगा के तहत। इसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसमें किस तरह का काम किया जाता है, इसमें अनस्किल्ड वर्क काम किया जाता है। अनस्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क में किस तरह का काम होता है, बेसिकली आपका होता है, आपको जैसे पॉन्ड बनाना हो गया, रिवर का हो गया, है ना, और आपको रोड बनाना हो गया, है ना, ब्रिजेस में कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी हो गया। तो इस तरह के काम जो अनस्किल्ड वर्क है उसमें आपको मनरेगा के तहत किया जाता है बेसिकली आपका। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी कवर कर लिया। GST डिसीजन अपसेट डेयरी फार्मर्स। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, GST डिसीजन लिया गया। GST डिसीजन कौन लेता है, GST काउंसिल लेता है। GST काउंसिल, तो GST काउंसिल का हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो GST काउंसिल है, उन्होंने बोला है बेसिकली डिसीजन लिया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसमें 5% का टैक्स को बढ़ा दिया गया है, और जो डेयरी मशीनरी है उसमें 12% था पहले, उसको 18% कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो GST क्या है आपका, GST आपका होता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये लगता है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है आपका। ठीक है, ये आपको क्या लगता है, आपको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है आपका, डेस्टिनेशन बेस्ड। इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड लगता है आपका। ठीक है, इसके अंदर 5 स्लैब है, एक है 0% का स्लैब, एक है आपका 5% का स्लैब, एक है आपका 12%, एक है 18% और एक है 28%। तो अभी वही बोल रहा है कि जो मशीन वाला जो है आपका, है ना, डेयरी मशीनरी को 12% से 18% कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपका मिल्क प्रोडक्ट सब महंगा हो जाएंगे, और 5% का टैक्स लग रहा है आपको, 5% का टैक्स आपका डेयरी प्रोडक्ट पे भी लगा दिया गया है। तो ये हो गया। अब जो रेवेन्यू होता है GST में क्या होता है, GST रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। तो रेवेन्यू कैसे शेयर किया जाता है, तो रेवेन्यू आपका शेयर होता है 2 मॉडल के तहत। एक होता है आपका CGST प्लस SGST, है ना। इसमें 50% दोनों को मिलता है। कहने का क्या मतलब है, सपोज़ किसी स्टेट से रेवेन्यू शेयर किया गया। ठीक है, तो जब रेवेन्यू शेयर किया जाएगा, रेवेन्यू जब लिया जाएगा तो 50% आपको देना पड़ेगा स्टेट को, है ना, और 50% देना पड़ेगा आपको, और 50% देना पड़ेगा आपको सेंटर को। इसको बोलते हैं 50-50%, है ना, रेवेन्यू का बंटवारा करना। एक को बोल दिया CGST, सेंटर को मिल गया CGST, स्टेट को मिल गया SGST। और एक होता है IGST। ठीक है, इसमें क्या होता है,
एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट को कोई सामान बेचता है तो दूसरा स्टेट क्या करेगा, उसके बदले पैसा पे करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा। तो जो स्टेट ट्रांजैक्शन करेगा उसका और सेंटर के बीच में 50-50 का पार्टनरशिप होगा, 50-50 रेवेन्यू शेयर होगा। इसी को बोल दिया IGST। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा GST कंप्लीट हो गया, राइट। और GST में क्या होता है, GST नेटवर्क होता है जिस तो इन्फोसिस ने इसका सॉफ्टवेयर बनाया था, इसको आपको मैनेज कौन करता है, NIC करता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा कि टारगेटिंग GI टैग मयूरभंज सुपर फूड एंड चटनी टू फाइंड मोर टेबल्स। ठीक है, तो बेसिकली उड़ीसा के मयूरभंज में एक एंट चटनी करके होता है। एंट चटनी बेसिकली किससे बनाया जाता है, वीवर एंट से। एंट चींटियों का चटनी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये है आपका चींटियों का चटनी। ठीक है, वीवर एंट से बनेगा आपको। इसको GI टैग के अंदर लाने की बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही है, बेसिकली क्योंकि ये चटनी आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इस चटनी के अंदर होता है आपका प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, अमीनो एसिड्स, लगभग सारे इंपॉर्टेंट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हैं। तो इससे आपका इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट होगा। ठीक है, और जिससे आपके बीमारियां भी दूर रहेगी। तो इसको GI टैग में लाने की बात कही जा रही है। GI टैग में लाया जाएगा तो इसका रेपुटेशन बढ़ जाएगा और लोकल प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी उसको। ठीक है, तो ये है आपका एंट चटनी, इसको काई चटनी भी बोलते हैं। ये वीवर एंट से बना होता है। तो इसको GI टैग में लाने की बात चल रही है अभी। तो यहाँ पे तक लगता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका, बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।